अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं बिज़नेस एथिक्स MGT 610 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 37 में। लेक्चर नंबर 37 में जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें फ़र्स्ट टॉपिक है द सोशल कॉस्ट व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ड्यूटीज़। सेकंड पर आएगा प्रॉब्लम विद द सोशल कॉस्ट व्यू एंड द थर्ड वन इज़ एडवर्टाइजिंग एथिक्स। चलिए पढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। हैंडआउट्स में देखें, जैसे हमने बात की थी, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है द सोशल कॉस्ट व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स ड्यूटीज़। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 36 में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन है 37 में। देखिए यहाँ पर जो ये बता रहे हैं, अ थर्ड थ्योरी ऑन ड्यूटीज़ ऑफ द मैन्युफैक्चरर वुड एक्सटेंड द मैन्युफैक्चरर ड्यूटीज़ बियॉन्ड दोज इम्पोज्ड बाय कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड बियॉन्ड दोज इम्पोज्ड बाय द ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर इन प्रिवेंटिंग इंजरी और हार्म। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर 35 और 36 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और उसके अलावा ड्यू केयर थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो थर्ड थ्योरी यहाँ पर आ रही है, जिसको ये द सोशल कॉस्ट व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चर ड्यूटीज़ कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि ड्यू केयर थ्योरी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चर पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं, जो कस्टमर हैं, उनको अगर कोई इंजरी होती है या उनको कोई नुकसान पहुंचता है उनके प्रोडक्ट की वजह से, तो उसमें वो ज़िम्मेदार हैं। और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ये कहती है कि जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर एक बायर की कोई चीज़ ख़रीदता है तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि बायर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से उसने चेक किया हो कि उसकी वजह से उसके कस्टमर को जो वो चीज़ ख़रीद रहा है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। अब ये थर्ड थ्योरी ये कह रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप और ड्यू केयर, इन दोनों से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है मैन्युफैक्चरर की। अब वो ज़िम्मेदारी क्या है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम, जो ये डिटेल में बता रहे हैं। दिस थर्ड थ्योरी होल्ड्स दैट अ मैन्युफैक्चरर शुड पे द कॉस्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड थ्रू एनी डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट इवन व्हेन द मैन्युफैक्चरर एक्सरसाइज ऑल ड्यू केयर इन द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस टू वार्न यूज़र ऑफ एवरी फोर्सिन डेंजर। अब वो ये कह रहे हैं कि तीसरी इस थ्योरी के मुताबिक एक मैन्युफैक्चरर जो है वो ज़िम्मेदार होता है कि उसको पे करना है, यानी कि उसको पेमेंट करनी है। अब वो पेमेंट किसी भी सूरत में हो सकती है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता इंजरी हो जाती है और वो इंजरी उस प्रोडक्ट की वजह से होती है, तो जाहिर सी बात है उसको मेडिकल एक्सपेंसेस भी चाहिए। ठीक है, अब या तो बायर उसके मेडिकल एक्सपेंसेस पे करे या उसको कंपनसेट करे पैसे के ज़रिए। तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो बायर की ज़िम्मेदारी बनती है, वो मैन्युफैक्चरर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसने बायर को जो है वो एंटरटेन करना है। तो वो बात यहाँ पर चल रही है। इवन व्हेन द मैन्युफैक्चर एक्सरसाइज, बोले इस हद तक के मैन्युफैक्चरर्स ने जो है प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से टेस्ट किया हो, उसने सारा काम किया हो, फिर भी उसको जो है वो पेमेंट करनी है अपने सेलर को। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड थ्योरी, अ मैन्युफैक्चरर हैज़ अ ड्यूटी टू अज्यूम the risk of even those injuries that arise out of defect in the product that no one could reasonably have foreseen or eliminated. The theory is a strong version of democratic caveat vendor let the seller take care. यानी कि इस तीसरी थ्योरी के मुताबिक ये एक मैन्युफैक्चरर जो है उसकी ड्यूटी है कि वो अज्यूम करे कि भाई एक प्रोडक्ट आपने, जैसे आपने एक कार बनाई है, तो आप उसमें अज्यूम कर लें, एज अ मैन्युफैक्चरर की जगह पर अपने आप को रख के सोचें, तो आपने ये अज्यूम करना है कि इसका ब्रेक फेल हो सकता है, इसके स्टीयरिंग में कोई मसला आ सकता है, स्टीयरिंग लॉक हो सकता है, या इसके टायर अचानक से बर्स्ट हो सकते हैं, या इसकी कोई वायरिंग में मेल फंक्शन हो सकता है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपने अज्यूम करनी है और उनको टेस्ट करना है और एलिमिनेट करना है एज अ मैन्युफैक्चरर, कि उसकी वजह से कस्टमर को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये थ्योरी जो बेस करती है, कैवेट वेंडर इनको नाम दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लेट द सेलर टेक केयर, यानी कि जो सेलर है वो टेक केयर करे अपने कस्टमर्स की। आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, बिकॉज द प्राइजेज विल रिफ्लेक्ट ऑल द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग द एयरक्राफ्ट, मार्केट फोर्सेज विल इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज नॉट ओवर प्रोड्यूस एंड रिसोर्सेज आर नॉट वेस्टेज ऑन इट, वेयरएज if some costs were not included in the price then manufacturer would tend to produce more than is needed. अब इसका मतलब ये कह रही है, पिछले लेक्चर में जो है हम पढ़ चुके हैं एयरक्राफ्ट है आर्टिफैक्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट के हवाले से हम पढ़ चुके हैं और दूसरी चीज़ों के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो उनको इंश्योर करना चाहिए, यानी कि मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस के ऊपर ये तय होता है कि कितने प्रोडक्ट की डिमांड ऊपर आ रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट फोर्सेस जो हैं उनको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए, उनकी इतनी अच्छी स्टडी आनी चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को कि वो ओवर प्रोड्यूस ना करें, यानी कि किसी भी चीज़ को ओवर प्रोड्यूस ना करें। जैसे आप देखते हैं कि मार्केट में एक चीज़ की सप्लाई
ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज़ वाफिर मिकदार में मार्केट के अंदर मौजूद है। आप अगर जाएं देखते हैं, आप शॉर्टेज ज़रूर देखते हैं कि कुछ मेडिसिन की अगर हमें मिसाल लें, ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन आपको हमेशा मिलती रहती हैं। जो लोग रेगुलर जैसे ब्लड प्रेशर्स की मेडिसिन आती हैं और डायबिटीज़ की मेडिसिन आती हैं, अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है कि भाई आप ये मेडिसिन खाएं, और अक्सर औकात ये होता है कि डॉक्टर शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो हैं वो चेंज नहीं करते। तो उसमें आपको मसले क्या फेस करने पड़ते हैं कि बाज़ औक़ात आपको जो प्रैक्टिशनर है, जो फार्मासिस्ट है, वो आपको कहता है कि भाई हमारे पास ये मेडिसिन मौजूद नहीं है, ये कंपनी की तरफ से शॉर्ट हो गई है, यानी कि अभी ये मार्केट में सप्लाई नहीं आ रही। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो आपको कहा होगा कि हाँ भाई ये दवाई तो वाफिर मिकदार में पड़ी है, आप जितनी चाहे ले लें, पूरी बोरी भर के ले जाएं, इवन पूरे साल की आप एक साथ ख़रीद लें। ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन वो कम दवाइयाँ होती हैं और वो सारे मैन्युफैक्चरर्स को पूरा कर रहे होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को वो कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये सिंपली ये बताया जा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए कि भाई उतने ही प्रोडक्ट बनाएं जितनी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, यानी कि रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। Second, because manufacturers have to pay the cost of injuries, they will be motivated to exercise great care and thereby to reduce number of accidents. Therefore, manufacturer will strive to cut down the social cost of injuries, and this means a more efficient care for human resources. सिंपल ये पॉइंट पे यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स पे इस थ्योरी के मुताबिक जिम्मेदारी आ जाती है कि उसने अपने कस्टमर की केयर के लिए सारी कॉस्ट को पे करना होगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी होती है प्रोडक्ट में डिफेक्ट की वजह से, अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट की वजह से नहीं भी होती या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी निकल के आती है कि वो एक नया डिफेक्ट जनरेट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, जो उसने अज्यूम नहीं किया था मैन्युफैक्चरर ने कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन वो हो गया, तो उस पे जो सारी इंजरीज़ वगैरह की जो कॉस्ट है वो उसको ही पे करनी है मैन्युफैक्चरर को। तो इससे होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी पूरा जोर लगा लेता है, सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, सारे प्रोटोकॉल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और वो इस तरीके की चीज़ें डेवलप करता है जिससे ह्यूमन लाइफ को जो है वो कम से कम डेंजर हो और ह्यूमन लाइफ की बेटरमेंट के लिए इस तरीके से काम होता है। Third, internalizing the cost of injury in this way enable the manufacturer to distribute losses among all the users of a product instead of allowing losses to fall on individual who may not be able to sustain the loss by themselves। यानी कि यहाँ पर ये बात हो रही है कि अब इंटरनलाइजिंग कॉस्ट क्या होती है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो आप सुन सकते हैं, मेरे चैनल पे वो लेक्चर मौजूद है। इंटरनलाइजिंग द कॉस्ट करना क्या होता है कि आप एक कॉस्ट को इंटरनलाइज कर लेते हैं, यानी कि आप अज्यूम कर लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इससे ये नुकसान हुआ तो इतनी इंजरी हो सकती है। जैसे हमने इसमें लेक्चर 2 में या 3 में पढ़ा था, जहाँ पे हम यूटिलिटेरियन के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। उसमें एक मिसाल आई थी कि एक गाड़ियों की कंपनी थी, उसने जो गाड़ियाँ बनाई उसका जो इंजन था उसमें आग लग जाती थी। तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास 2 ऑप्शन थे। एक ये था कि वो तमाम गाड़ियों को वापसी बुलाएं और जिस वजह से वो डिफेक्ट आ रहा है अब तो उन्हें पता चल गया, उसको रिमूव कर दें बाकी गाड़ियों से। तो उसकी जो कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन, एक मिसाल ले लें आप, 50 लाख रुपये आ रही थी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसे इंजरीज़ होती, जो इंजरी की कॉस्ट आ रही थी वो 10 लाख रुपये आ रही थी। तो वहाँ कंपनी ने क्या किया, उसने 10 लाख रुपये बोला कि अगर कोई इंजर्ड होकर आता है तो हम उसको 10 लाख रुपये में कवर कर लेंगे, लेकिन 40 लाख रुपये एक बहुत ह्यूज कॉस्ट है, इसको हम कवर नहीं करेंगे। तो उससे क्या नुकसान हुआ कि कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो सेल होना ही बंद हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट निकल के आया इंटरनलाइजिंग कॉस्ट का, यानी कि आप कॉस्ट को इंटरनलाइज करें। ऐसा नहीं होता कि पूरी गाड़ी एक जगह असेंबल्ड हो जाती है, पूरा प्रोडक्ट एक जगह बन जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंट जगह पर बन रहा होता है उसके पार्ट्स, और एक जगह आगे असेंबल्ड हो रहे होते हैं। तो मेन मोटिव हमें वो नज़र आ रहा होता है कि जिसने वो प्रोडक्ट को बनाया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिसको वो जानता है जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनलाइजिंग कॉस्ट कर दी है कि भाई इसकी वजह से अगर कोई डिफेक्ट आएगा, सारी चीज़ें होंगी, तो हम सब ने मिलकर कंपनसेट करना है, क्योंकि एक अकेला बंदा पूरा कंपनसेट नहीं कर सकता, ऐसे तो उसका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये इंटरनलाइजिंग कॉस्ट है और यही यहाँ पे बता रहे हैं। Underlying this third theory on duties of the manufacturer are the standard utilitarian assumption about the values of efficiency। देखिए utilitarian assumptions वाली बात आ गई जो मैंने आपसे की। The theory assumes that an efficient use of resources is important for the society. Social cost should be allocated in whatever way will lead to a more efficient use and care of resources। वही बात जो हमने कि भाई एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। ऑन द बेसिस दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट अ मैन्युफैक्चरर शुड बेयर द सोशल कॉस्ट फॉर इंजरीज caused by defects in a product even when no negligence was involved and no contractual relationship existed between the manufacturer and user। अब यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड कर दिया इस थ्योरी को, इस वजह से मैंने ग्रीन हाईलाइटेड किया। अच्छा, अगर ये हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको चाहिए, हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए, तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे ईमेल सेंड करें, इंशाल्लाह मैं आपको सेंड कर दूँगा।
थोड़ी सी माजरत में ये चाहता हूँ, मुझे ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आप रिस्पांस नहीं करते और कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं वीडियोस के नीचे। देखें, बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही होती हैं, दूसरी मसरूफियात भी चल रही होती हैं ज़िंदगी में साथ साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा मुझे टाइम दिया करें, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मैं आपको ये सेंड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम विद social cost view. The major criticism of social cost view of a manufacturer duty is that it's unfair. It is unfair that critics charge because it violates the basic canon of compensatory justice. यानी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस थ्योरी में जो है वो उसके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म आया है वो सोशल कॉस्ट व्यू के ऊपर आया कि भाई मैन्युफैक्चरर के साथ जो हो रहा है कि उसने सारी चीज़ें पे करनी है और सारी उसकी जिम्मेदारी है, कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है। ये अनफेयर क्यों है भाई? कंपनसेटरी जस्टिस के ऊपर, कि कंपनसेटरी जस्टिस के ऊपर ये अनफेयर है कि आप बिकॉज इट वायलेट द बेसिक कैनन्स ऑफ कंपनसेटरी जस्टिस, यानी कि कंपनसेटरी जस्टिस के जो बेसिक लॉ हैं उसको जो है ये वायलेट करता है। क्रिटिक्स चार्ज ये कहते हैं, और ये क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अनफेयर है और ये कंपनसेटरी जस्टिस जो है उसकी वैल्यूज़ को, उसके तकाज़ों को पूरा नहीं करता। इस वजह से वो इसको यानी कि कह रहे हैं कि ये अनफेयर है। अब कंपनसेटरी जस्टिस जो होता है, अगर किसी के साथ कोई नुकसान हो जाता है तो उसको कंपनसेट करना होता है, उसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ये पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। Social cues theories counter by pointing out that in reality the cost of consumer liability suit are not large. Less than 1% of the product related injuries result in suits, and successful suit average only a few $1,000 in any case. Moreover, the insurance industry has remained quite profitable despite the warning of the critics. अब यहाँ पे social theories जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई रियलिटी ये है कि मैन्युफैक्चरर्स को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चर को कवर करा कि मैन्युफैक्चर पे आपने पूरी जिम्मेदारी डाल दी, तो उसका जवाब यहाँ पर सोशल थ्योरीज दे रहे हैं कि भाई सिर्फ 1% जो प्रोडक्ट रिलेटेड इंजरीज जो होती हैं ना उसमें केसेस होते हैं। यानी कि आप एक मिसाल लें, बिल्कुल 1% जो एक बंदा निकल के आता है जो कि थोड़ा तगड़ा होता है तो वो केस कर देता है, और उस केस का ये भी नहीं होता, उस केस में से 1% जो केसेस होते हैं उसमें से भी बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है जिनका रिज़ल्ट जो है फेवर में आता है कंज्यूमर के, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी होती हैं, पावरफुल होती हैं, और कंज्यूमर बेचारा अकेला होता है तो वो कंपनीज के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो पाता और बेचारा हार जाता है। इन केस अगर किसी में कोई जीत भी जाए तो उसमें भी उसको बहुत कम फ़ायदा होता है बेचारे को, और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा अभी भी फ़ायदे में है क्योंकि बहुत कम केसेस ऐसे निकल के आते हैं। A third argument against the social the cost theory focus on the financial burdens they imposes on manufacturer and insurance carrier. Critics claim that a growing number of consumers successfully sue manufacturer for compensation any injuries sustained while using a product, even when the manufacturer took all due care to ensure that the product was false. Not only have the number of strict liability suit increased, critics claim, but the amount awarded to injured consumer हैव ऑल्सो बिन एस्केलेटेड। यानी कि थर्ड आर्गूमेंट इसका ये आ रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फाइनेंशियल बर्डन जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर और इंश्योरेंस कैरियर्स के ऊपर आ रहा है। क्रिटिक क्लेम कर रहे हैं कि भाई अब जो क्रिटिक्स है ना, देखें यहाँ पे पहले क्रिटिक्स ने बोला कि भाई ये अनफेयर है, उसके बाद इन्होंने जवाब दिया कि भाई बहुत कम लोगों के पास सूट्स होते हैं, केसेस वगैरह होते हैं और उसमें बहुत कम फ़ायदा होता है। अब दोबारा पे क्रिटिक्स आ गए, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल बर्डन जो है वो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अब बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंज्यूमर इंटेलिजेंट हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालता है, वो सेफ्टी टर्म्स को फॉलो करता है, वो इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरीके से पढ़ता है, और फिर जब उसको मसला होता है तो वो केस भी करता है, क्लेम भी करता है, सारी चीज़ें करता है, और अच्छा खासा पैसा जो है उसको उसकी रीइंबर्समेंट में मिलता भी है, उसके नुकसान की तलाफ़ी भी होती है। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, एडवर्टाइजिंग एथिक्स। Advertising is a huge industry which imposes great expenses on manufacturer services and provider. Commercial advertising is sometimes defined as a form of information and an advertiser as one who give information. अब यहाँ पे कह रहे हैं एडवर्टाइजिंग जो है ह्यूज इंडस्ट्री है, जैसे कि आप अपने टीवी पे एड्स वगैरह देखते हैं तो ये एक पूरी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं जो इस पर काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं जो इनको अपने टीवी पे दिखा रहे होते हैं चैनल्स पे। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग जो है उसको डिफ़ाइन किया जाता है। कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है कि भाई हम एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इन्फॉर्मेशन जिसमें एक एडवर्टाइज़र होता है जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। द इम्प्लीकेशन इज़ दैट द डिफाइनिंग फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। यानी कि ये क्लेम ये करते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग का जो मेन मकसद है वो जो है कंज्यूमर को प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना। इन द एंड कंज्यूमर मस्ट कवर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, बट व्हाट डू दे get for this extra expenditure? Most consumers say that they get very little, so is advantage a waste or a benefit? Does it help or harm consumer? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है
कॉस्ट जो है एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मुख्तलिफ। जैसे आप देख रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो रहा था, उसके दौरान जो एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज हो जाती है, इवन के लाखों में बात हो रही होती है 1 मिनट की एडवर्टाइजिंग की। तो अब ये जो कॉस्ट होती है वो कंज्यूमर को ही पे करनी पड़ती है। तो कंज्यूमर का ख्याल ये है कि भाई आपको फ़ायदा क्या होता है इससे, एड्स वगैरह से आपको क्या फ़ायदा। कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स का ये कहना है कि भाई बहुत कम फ़ायदा होता है। तो फिर इसका क्या नतीजा निकलता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो नुकसान है या कोई फ़ायदा है, या कि ऐसा तो नहीं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा रही है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वो है द सोशल कॉस्ट व्यू ऑफ द मैन्युफैक्चर ड्यूटीज़, प्रॉब्लम विद द सोशल कॉस्ट व्यू जिसमें हमने क्रिटिक्स देखे, और एडवर्टाइजिंग एथिक्स की हमने बेसिक सी डेफिनेशन देखी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह एडवर्टाइजिंग एथिक्स के बेनिफिट्स और इसके लॉसेस जो हैं वो पूरे आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। इससे मैं और मेरी टीम मोटिवेटेड होती है मज़ीद लेक्चर्स आपके लिए बनाने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। हम अपने चैनल की एनालिटिक्स जब देखते हैं, स्टेटिस्टिक जो एक स्टेट्स निकल के आते हैं, उसमें ये होता है कि 97 to 98% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपके 5 सेकंड लगेंगे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाने में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब